Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we have an interactive edition for you. That means we'll be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. Of course, if you're calling from outside Delhi on a landline, you need to add 011 before, or if you're calling from a mobile phone as well, you need to add 011 before these numbers. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के साथ हम खास तौर से बातचीत किया करते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। आज भी आप हमसे पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा। इसके अलावा मोबाइल से संपर्क स्थापित करने वाले लोग भी 011 डायल कर सकते हैं इन नंबरों से पहले। हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच जुड़ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Foreign investors pull out 29,702 crore rupees from the Indian capital markets last month. Domestic stocks witnessed gains of around 2% amid positive global cues during the week ended on Friday. And Sensex closes above 58,250, Nifty settles above 17,350. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से पिछले वर्ष दिसंबर में 29,702 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की। शुक्रवार को समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार अच्छी खासी बढ़त के साथ हुए बंद और सेंसेक्स 58,250 तथा निफ्टी 17,350 के स्तर से ऊपर पहुंचकर हुए बंद। Foreign investors pulled out 29,702 crore rupees from the Indian capital markets last month. According to depositories data, foreign portfolio investors pulled out 19,026 crore rupees from the equities market and 11,799 crore rupees from the debt market in December. FPIs had pulled out nearly 2,500 crore rupees in November and nearly 12,700 crore rupees in October. Prior to that, FPIs had invested 26,517 crore rupees in September and 16,459 crore rupees in August. And our first caller for the day, Vibhor from Gurugram, is live with us. Vibhor, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाय वीर जी एंड मनोज जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने एक बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, बट जब मेरे को निकालने पड़े कोविड के टाइम पर, तो मैंने देखा कि 3-4 दिन बाद जाके मुझे रियलाइज हुए पैसे। तो मुझे ये जानना है कि अगर बाई चांस कभी मार्केट क्रैश होती है तो 3-4 दिन बाद जाके उसका इम्पैक्ट इतना हो जाएगा कि ऑब्वियसली मेरे को बहुत लॉस में जाके या नीचे जाके पैसे मिलेंगे। तो तब से मेरे में डर बैठा हुआ है कि क्या लगाने चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो मेरे को लॉस ही है। तो इससे प्लीज आप गाइड कीजिए। फिर भी लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड आप सेफेस्ट और लगाएं, तो प्लीज पे गाइड कीजिए क्या मैं सही सोच रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड जो हैंडल करते हैं वो बहुत छठे लोग होते हैं, उनकी बहुत एक्सपीरियंस होता है। फिर भी मैं देखता हूँ कि कई म्यूचुअल फंड ज्यादा कभी लॉस नहीं आते हैं, कोई इतना अच्छा नहीं कर पाते वर्सेस अदर्स। तो हमें क्या देखकर चूज करना चाहिए और वो क्यों पिटते हैं? जी, एक तो कि हाँ, म्यूचुअल फंड से डरना चाहिए अगर आप कुछ दिनों के लिए लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगातार पैसा बनाना है और वो कभी गिरेगा नहीं, केवल बढ़ता रहेगा। आपका जो पहला प्रश्न था उसमें ये था कि अगर म्यूचुअल फंड, अगर मान लीजिए बाजार में 3-4 दिन में गिरावट आती है, लेकिन म्यूचुअल फंड जिस तरह से काम करता है, जिस दिन आपने पैसा बेचा है, जिस दिन आपने अपना रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दिया है, वो अगर आपने 3 बजे के पहले अगर अपना रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दे दिया है तो भले ही आपको पैसा 3 दिन के बाद मिलता है,
लेकिन पैसा आज के दर पे आपको मिलता है, आज के भाव पे मिलता है। 3 दिन के बाद जो गिरा हुआ दाम है वो नहीं मिलता है। और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। आप जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक सेटलमेंट का एक साइकिल होता है T+2। तो 2 दिन के बाद आपको पैसा शेयर बेचने के बाद ही मिलता है, और उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी होता है। लेकिन दाम आज का मिलता है, और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था कि म्यूचुअल फंड में भी अगर गिर जाता है तो फायदा क्या हुआ। म्यूचुअल फंड से जी आपकी उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर को हमेशा कोई जादुई गुर है जिसकी वजह से वो कभी गिरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड एक सुविधाजनक व्हीकल है जिसमें कि आपको पता नहीं है कि कौन से वो 20 शेयर खरीदे, 50 शेयर खरीदे, कब खरीदे, तो आप लगाते हैं। 5,000 रुपए से ये सब चीज करना बड़ा मुश्किल है, ये म्यूचुअल फंड में हो जाता है। 5,000 रुपया हर महीने अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो ये आपको कन्वीनियंस मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और इक्विटी का ग्रोथ मिलता है। लेकिन कम समय में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, ये दोनों हानिकारक है। हमारे साथ चेन्नई से फोन लाइन पर हैं जय कृष्णन। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yes, hi, good evening to the Market Mantra team and Happy New Year. Happy New Year to all of you. I just had a very simple question. As an investor, if I have to invest in commodities, right, not just trade, but invest in commodities, is there a way that I can do that in India? Okay. I mean, so I'm not talking about a company that is in that sector, but directly in commodities. Yeah, there is a commodity exchange, and but the way the commodity exchange works is you are able to buy contracts based on future price of those commodities, and it is a regulated business. It is now regulated by SEBI itself, so that is the way to buy. That is the way to go for it. Different commodities are available in the commodities market. Securities with underlying changing values by way of contracts, which you can have. Is there a possibility of a commodities ETF? Is that a conceptual possibility? Is it allowed in India, Dhirendra? Conceptually, it is possible, but it is not so, because mutual funds, by their very design, are debarred from taking any kind of speculative position, which by its very design, because whenever you are buying a derivative contract, it is a contract, and it is generally not very long term. So that is why, and we do not have such securities whereby the underlying ownership of the commodity is not possible in India. It used to be. There used to be something called a spot exchange, whereby you can buy a paper, and the underlying of that paper was the actual holding of a wheat or rice or whatever. That stock exchange went under. It did not work. So now, conceptually also, it's not possible. Our next caller is from Jaipur. Jitendra from Jaipur is online with us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ, हेलो। हाँ सर, मैं कल आपका डीडी न्यूज से देख रहा था मनी मंत्र में कार्यक्रम, तो स्टार्टिंग में आप कुछ बता रहे थे सिंपल इन्वेस्टमेंट रखने के लिए, जैसे 2 बैंक अकाउंट, शायद एक ही डीमैट अकाउंट और फंड के भी बारे में, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया सर। तो इन्वेस्टमेंट को सिंपल रूप में रखने के लिए कैसे क्या फंड कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सा फंड है, लार्ज, मिड, स्मॉल, फिर मल्टी, फोकस, कंट्रा, तो कैसे उसको सिंपल, इतने सारे फंड है, कैसे हम लें, और उसमें मल्टी में भी वो क्या नाम है, बैलेंस, हाइब्रिड, एग्रेसिव। जी। मुझसे सवाल पूछा गया था कि 2022 में लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी फाइनेंशियल जिंदगी आसान हो सके। तो उसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड से भी हट करके कुछ और कहा था कि हमें अपना फाइनेंशियल लाइफ सिंप्लीफाई करना चाहिए। एक तो हमारे पास बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं, तो 2 बैंक अकाउंट हुए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और कोई एक आपका जो एक से भी हो जाएगा काम, लेकिन 2 हो ताकि कभी कोई जरूरत पड़े तो आपका काम अटके नहीं, रुके नहीं। दूसरा कि ढेर सारे क्रेडिट कार्ड नहीं होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड एक होना चाहिए, वो भी उसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि आप उसको क्रेडिट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड का उसको इमरजेंसी में भले ही आप महंगा यूज कर लें, लेकिन क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सबसे महंगा डेट होता है। आमतौर पे किसी को भी इसको केवल एक सुविधाजनक पेमेंट का तरीका मानना चाहिए
और अब चूंकि भारत में पेमेंट करने का तरीका है, दूसरे विकल्प इतने ढेर सारे हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा चीज मैंने बताया था कि आपको निवेश कलेक्ट, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे कि आपके लिए निवेश करना आसान हो जाता है। और चौथा कि आपके निवेश बड़े किसी कारण से होने चाहिए, और एक दो निवेश ही आपके लिए लगातार करना आपकी जरूरत। इन्वेस्टमेंट तो ढेर सारी है, लेकिन एक दो निवेश ही आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, और वो आपके समय के, आपकी स्थिति के हिसाब से वो बदलती रह सकती है। जैसे अगर पहली बार आप अगर बाजार में निवेश कर रहे हैं, आपको उतार चढ़ाव की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और आपको टैक्स पे करने की चिंता नहीं है, आप टैक्स नहीं पे करते हैं, आपकी आमदनी उस निर्धारित सीमा से कम है, तो एक बैलेंस फंड से आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लंबे समय के निवेश करने वाले व्यक्ति को भी वहीं से शुरुआत करनी चाहिए और 2-3 साल उसमें लगाना चाहिए। अगर आपको टैक्स निवेश करने से आपको टैक्स का फायदा होगा तो एक टैक्स सेविंग फंड 1.5 लाख रुपए का सालाना बचत किसी भी शुरुआती व्यक्ति के लिए काफी है। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि किसी भी बाजार से जुड़े हुए निवेश करना शुरुआत में, जिसके कि सबसे बड़ा जरूरत ये होता है कि आप उसमें बने रह पाए, और क्योंकि टैक्स सेविंग फंड में लगाने के बाद आप 3 साल तक नहीं निकाल सकते, तो आप बने रह पाते हैं, और 3 साल में आमतौर पर आपको फायदा ही हो जाता है। तो इसलिए मेरी निवेश का कलेक्टर नहीं बनना चाहिए। 2, 3, 4 निवेश आपके लिए आपकी अधिकतर जरूरतों को पूरा कर लेता है। और इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था कि टैक्स सेविंग फंड या बैलेंस फंड एक शुरुआती आदमी के लिए, और अधिकतर जरूरतें आपकी मल्टी कैप फंड से पूरी हो जाती है, जिसमें कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। और आज के दिन इसको सप्लीमेंट करने के लिए अगर एक इंटरनेशनल फंड हो और 1-2 मल्टी कैप फंड हो, तो अधिकतर निवेशकों की लंबे समय की जरूरत पूरी हो जाती है, और ये आपको अमीर बना सकता है। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोनलाइन पर हैं सचिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर, मुझे इंडेक्स फंड से रिलेटेड सवाल पूछना है जी। टोटल कुछ 37 इंडेक्स फंड है, तो आपके हिसाब से कितने इन्वेस्ट करना सही रहेगा, रिटर्न्स और कॉस्टिंग, और इसमें कोई टैक्स बेनिफिट होता है क्या? Ravi, can you just repeat his question for me, please? He said that he is seeing 37 types of index funds in his research, and he's asking which one should I choose. He's also wanting to know, is there any tax benefit for index funds specifically? Okay. No. पहला तो कि इंडेक्स फंड में लगाने के लिए कोई खास टैक्स की छूट या कोई और ऐसा बेनिफिट नहीं है। निर्भर करता है कि आप इक्विटी फंड में लगा रहे हैं, डेट फंड, जो आम तौर पे किसी भी फंड में पैसा लगाने पे जो आपको फायदा होता है या नुकसान होता है या टैक्सेशन होता है, वो ही आपको मिलता है। धीरज जी, दूसरा चीज जी आप कुछ कह रहे हैं, कहें। दूसरा चीज की ये जो आप इंडेक्स फंड अपने आप में एक कैटेगरी नहीं है। इंडेक्स फंड ये है कि ये एक पैसिव है। आपको पता है कि इस इंडेक्स के अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, इसकी वजह से इनका खर्चा कम होता है, यही एक फायदा है। और आपको पता होता है कि आपको इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिल पाएगा खर्चा काट के, तो आप उस इंडेक्स का चुनाव करें जो कि आपकी जरूरत पूरी करता है खर्चे के आधार पे। लार्ज कैप इंडेक्स तो निफ्टी या सेंसेक्स का चुनाव करें, उसे मिड साइज तो फिर आपको जूनियर निफ्टी इंडाइसेस को देखना चाहिए। इंटरनेशनल इंडाइसेस तो बैंक प्लस और नैस्डैक जैसे इंडेक्स भी आपके पास उपलब्ध है। तो जरूरत के हिसाब आप देखिए कि किसमें लगाना है, और ये 2-3 तरीके के फंड जो कि आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। So he should look at the expense ratio and the tracking error to choose out of the 37. जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो और वो कितने नजदीकी से इंडेक्स फंड के बराबर ये रिटर्न देता है। एक खास चीज का ध्यान रखें कि अगर आप ETF खरीद रहे हैं जो कि किसी इंडेक्स फंड पे, वो भी इंडेक्स फंड ही है और इंडेक्स फंड पे ETF फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, तो देखें कि ETF में लिक्विडिटी कितना है, क्योंकि ETF खरीदना आसान है और जब आप बेचने जाए तो वो बिक भी जाए, इसका आपको आश्वासन होना चाहिए। So is the size of the ETF a good approximate value for finding out the liquidity? No. Okay. Even big size may not be material. Because if a fund company has provided some mechanism of market making which provides liquidity, then that is a mechanism. Size could be an indicator, but it may not be conclusively an indicator. आइए चलें भिलाई से हमारे साथ हैं रवि नारायण। स्वागत है आपका रवि जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। राजीव से मेरा क्वेश्चन है कि मैं करीब
10,000 रुपए हर महीना जो है म्यूचुअल फंड में डालना चाहता था SIP में। तो मैंने यहाँ पता किया तो मुझे 2 फंड्स के बारे में बताया है। एक जो है फोकस इक्विटी है और दूसरा जो है स्मॉल कैप फंड है। वो दोनों में 5-5 लगाइए करके। मेरे को करीब 20 साल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं करीब 90-100 के करीब पहुंच पाऊंगा कि मतलब 1 करोड़ रुपए करीब मैं कर पाऊंगा क्या, मोटा मोटी? मुझे कोई ऐसा कोई मतलब मुझे मालूम है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट सब कुछ यदि पॉजिटिव रहे तो। ये कितने साल के लिए आप पैसा लगाने वाले हैं? 20 साल। मुझे उम्मीद है कि ये इतना नहीं, इससे शायद ज्यादा ही हो जाए, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है अगर, लेकिन ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि भविष्य में स्थिति क्या रहती है। पिछला 20 साल जो रहा है वो इतने उतार चढ़ाव और बदलाव वाला रहा है, उसके बावजूद हमारे मार्केट ओवरऑल ब्रॉडली बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए हैं। भविष्य में इससे कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन भविष्य में अगर कम रिटर्न मिलता भी है क्योंकि ब्याज दरें कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में इन्फ्लेशन दर कम होने की भी कम हो गई है, उसके बावजूद अगर 1 करोड़ रुपए नहीं भी होता है, अगर ब्याज दरें और महंगाई दर अगर कम रहती है और 1 करोड़ रुपए से कम भी हुआ तब भी आप, और अगर आपका निवेश उससे ज्यादा रिटर्न दे पाता है तब भी ये आपके लिए काफी अच्छा कॉन्सोलेशन होगा। ये जो आपको बताया गया है मुझे लगता है ये काफी अच्छा 20 साल तक अगर संभव हो तो 20 साल के लिए जब कोई आप लगातार पैसा लगा रहे हैं, उतार चढ़ाव को अगर आप 1-2 साल में जब उसके आदी हो जाएंगे तो अपना जो स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन है वो जरूर और थोड़ा बढ़ा दे, लार्ज कैप कम कर दे। मुझे उम्मीद है कि अब पिछले 20 साल में भी और आने वाले 20 साल में भी ये जो स्मॉल कैप मिड कैप का जो पोटेंशियल रिटर्न है वो ज्यादा होगा, लेकिन अभी आप ऐसा न करें। अभी तो मेरी सलाह होगी कि अभी आप शुरुआत के 2-3 साल अगर पहली बार आप लगा रहे हैं तो स्मॉल कैप में भी न लगाएं, क्योंकि ये शुरुआती निवेशक के लिए काफी ये उतार चढ़ाव झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। 2-3 साल के बाद जरूर लगाएं। So right now, what he was looking at, Ravi Narayan was looking at 5,000 each in small cap and focus equity. Focus equity, I believe, is multi cap. Is that right? Yeah, I think one should invest all the money in और फोकस इक्विटी में भी नहीं, एक अच्छे मल्टी कैप फंड में पैसा लगाए, क्योंकि फोकस इक्विटी भी थोड़ा वॉलेटाइल होगा। फोकस फंड जितने भी होते हैं वो काफी कम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, 10, 15 या 20 स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, और ये उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से अगर उनमें से 2-4 स्टॉक अगर आउट ऑफ फेवर है तो यहाँ पे बड़ी निराशा होती है शुरुआत में। धीरेन्द्र जी, हम पूरे एक बीते वर्ष के कैलेंडर ईयर जो रहा है उस पर म्यूचुअल फंड्स के प्रदर्शन को समझना चाहेंगे कि कितना रिटर्न, जिस तरह से कह लें कि सेंसेक्स पैक ने लगभग 22% से कुछ अधिक, और जो निफ्टी है उसने 24% के आसपास, और जो स्मॉल कैप मिड कैप है उन्होंने इससे भी बेहतर रिटर्न दिया है निवेशकों को। म्यूचुअल फंड का कैलेंडर ईयर 2021 में कैसा रहा प्रदर्शन? बड़ा शानदार रहा है और उम्मीद से ज्यादा रहा है जी। पिछले 1 साल में लार्ज कैप फंड, ये जो बड़े कंपनियों में पैसा लगाने वाले फंड हैं, वो 26 करीब 27% बढ़े हैं। लार्ज और मिड कैप फंड 37%, फ्लेक्सी कैप फंड 32%, मिड कैप फंड 45%, और स्मॉल कैप फंड 63%। तो ये खासा अच्छा रिटर्न है। अगर टैक्स सेविंग फंड में जिसमें कि लगाया जाता है तो उसमें आमतौर पे ये टैक्स बचाने के लिए हम लगाते हैं। यहाँ पे पिछले साल ये पैसा 32% बढ़ा। और ये 32% को उस रेफरेंस से देखना चाहिए कि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा रिटर्न मिल रहा था, उसकी तुलना में ये 5 गुना ज्यादा रिटर्न है। अगर यहाँ से कोई गिरावट भी होती है और किसी निवेशक ने 1-1.5 साल पहले लगाया था तो उस गिरावट को विथस्टैंड करने का आपके पास काफी मार्जिन बिल्ड हो गया। यानी कुल मिलाकर श्रोताओं, आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में किया हुआ निवेश, हमारे जो विशेषज्ञ धीरेन्द्र जी हैं वो लगातार आपको कहते हैं किस तरह से अपने निवेश को आप आगे बढ़ाएं और नियमित रूप से निवेश करें। तो ये जो आंकड़े हैं आपके सामने दिए गए वो काफी उत्साह, उम्मीद जगाते हैं। बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि जो श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायल करें 011-2371-7117। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुक्रवार को समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लिवाली कई जगहों पर तेज रही। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका में गिरावट के बाद दुनिया के अनेक प्रमुख शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए।
निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से घरेलू शेयर बाजार में निफ्टी 17,350 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स 58,250 के ऊपर पहुंचकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,130 अंक यानी 1.98% की बढ़त लेकर 58,253 दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 350 अंक यानी 2.06% बढ़कर 17,354 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.52% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.85% की वृद्धि हुई। Our next caller is online with us, Gaurav from Ghaziabad, a regular caller. Gaurav, welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Dhiren ji. My question is about capital gain tax on short-term and long-term capital investors for mutual fund, because there are a lot of mutual fund investors who do not know that they are supposed, when they are switching, they are buying mutual funds or selling them, they are supposed to pay taxes on capital gain. तो क्या हम लोगों को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा फॉर इन केस वी हैव सम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? एंड एक और मेरा छोटा सवाल है, क्या टीसीएस, अगर मेरे सज्जन का टीसीएस कटा है, उन्होंने कुछ पैसा बाहर भेजा था अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, कैन दैट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एडवांस टैक्स? कैन दैट बी एडजस्टेड एंड टीडीएस? बिकॉज मेरा टीडीएस नहीं कटा था पर टीसीएस कटा था। टीसीएस इज इट एडजस्टेबल अगेंस्ट टैक्स फॉर म्यूचुअल फंड? सर थोड़ा सा टैक्स पर क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। नहीं, टीसीएस का म्यूचुअल फंड पे क्या लेना देना है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फी टू फॉर हिज सन स्टडीज अब्रॉड। Okay, but that channel, it has nothing to do with mutual fund, right? Ji, yes. But his other question was, does he have to pay advance tax on short-term and long-term capital gains? Yes, short-term and long-term capital gains have to be computed, and one is liable for, and advance tax liability is a completely parallel thing. You are supposed to be paying, after you cross a basic threshold, you are supposed to give 25% in the first quarter, so on and so forth. You have to gradually deposit that tax. And all TCS deducted, one gets a credit. It is just a tax paid on your behalf on account of a future payment, which is done at source. So you will get that credit. But the question which I was asking is that it has nothing to do with mutual funds. You process your redemption, you get the money in your bank, and you remit that money. So it's the bank's job to be doing that. And the advance tax in equity, the long term will kick in only after the 1 lakh limit has been crossed. Yes. Importantly, if your gains in a financial year is 100,000 rupees, 1 lakh rupees, that is tax exempt. Beyond that, and that in terms of capital gains, and beyond that, it is liable for that. And what about the difference between debt and equity in terms of SCG and LTCG? Oh yes, equity. All mutual funds are not the same in terms of when you have for equity funds. You are liable for 10% long-term capital gains for holding of 365 days and more, with an exemption of 1 lakh rupees net profit. Capital losses, it can be adjusted on and less than 1 year, you are liable for capital gains, tax at rate of 15% for equity fund. Capital loss, if you have any, then it can be adjusted on long-term capital gains for 8 years. And short-term capital gains, as I said, that for less than a year, 15%, and that can also be adjusted for the next 8 years. And if you have, in case of debt fund, all your earnings, all your profits, gains for holding of less than 3 years is added to your income in the year of realization of that gain, and investment realized after gains realized after holding of 3 years is indexed, post-indexation, liable for capital gains tax at 20%. We are live with Dhirendra Kumar in this edition of Market Mantra, and if you have any questions about mutual funds, you can call us on 011-2371-7117
and Dhirendra will answer it live for you. Dhirendra, Jitendra from Jaipur had earlier asked a question, and that was he was confused about multi-asset hai, dynamic hai, itne sare hain. Now, I think it is almost more than 4 years now, 2017 October, when that rationalization of categories happened, and with the 36 categories, that was supposed to make things simple. But we still have so many queries from our listeners. They're not clear about which one to invest in. So can you clarify it, make it simpler for a first-time investor? What are the 2 or 3 categories that he should look at? Yeah, that was exactly the objective, to simplify the understanding of mutual fund, and to an extent it actually fulfilled that, because earlier there was a possibility of many large cap fund by the same fund company, because somehow the practice or the tradition of selling mutual funds, where investors are attracted to the new fund and they think that they have the understanding that they are buying a new fund relatively cheaper at lower price, and so things like that, which is completely wrong, baseless, but it is. That created a number of funds in the same category by the same fund company. Number of funds has been rationalized quite a bit, but still there is a problem of plenty. There are just too many funds to choose, but that doesn't mean that investors should consider all the funds. Any individual investor's need is fulfilled by just looking at 5-6 funds. One is that you should safely ignore all kind of thematic fund and sector funds. One multi-cap fund or a flexi-cap fund will fulfill your need of investing in a diversified equity market, and look at the consistent performance. So you are able to narrow your universe. As you become a little more, confident, experienced, maybe add a small cap or a mid cap, and that is it. That can actually make a great portfolio. Tax saving, you buy it for a goal, and they are all diversified funds, so that is it. As I keep saying, so tax saving and multi-cap and small cap and mid cap at a future date, not necessarily to begin with. And for debt, I think, to keep it even simple, just to consider liquid fund and ultra short-term bond fund for your needs of, for needs of your investment to be realized within 1 year, and don't go beyond short-term debt fund, because if you consider these 3 kind of debt funds, most of your needs will be fulfilled, and you can easily safely ignore the rest of the mutual fund category, which were mutual funds were supposed to simplify our lives. But simply by virtue of having too many kinds, it is not helping. So you help yourself. जी, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच काफी देर से जुड़े हुए हैं SK गौतम साहब, स्वागत, सवाल पूछिए. Thank you, sir. My request is for Mr. Dhirendra from Value Research. So I just want to ascertain his views on the PPF deposit as well as provident fund, which has been contributed by an employee. Recently, the government said that after 150 in provident fund, it will be taxable. Second request is for clarification on Atal Pension Yojana, whereby the PFRDA has stated that during the coming year, they can have the option of 3-4 times swapping or just shifting to other sources. बहुत संक्षिप्त में धीरेन्द्र जी. Thank you very much. Yeah, the government has changed the rules, and last year, I think in August or September, it came up with a notification that contribution above 2.5 lakh in the employee provident fund every year beyond that will be taxed, and in cases where there's no employer contribution, the EPF, the threshold will be rupees 5 lakh. So that's about it. And there hasn't been any significant change in the public provident fund, and the interest thereon remains static. जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद आपका. Thank you, Dhirendra, for joining us live and answering all the questions. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Foreign investors pull out 29,702 crore rupees from the Indian capital markets last month. Domestic stocks witnessed gains of around 2% amid positive global cues during the week ended Friday. And Sensex closes above 58,250. Nifty settles above 17,350. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Basta.